नमस्कार एवरीवन। नमस्कार किरण मैम। नमस्कार। नमस्कार टू आवर टेक्निकल टीम एज वेल। हाउ आर यू किरण मैम? I'm good. How are you? How are all the parents? यस, व्हाट अबाउट आवर पेरेंट्स? उनका संडे कैसा गया? हाउ वाज योर संडे? आप आई हमें थिंक चैट बॉक्स मोस्टली में टाइप करके पेरेंट्स का बता सकते जो प्लानिंग होती है वो शायद इवनिंग की होती है। दिन में तो सब हर कोई जैसे मोस्टली आजकल वर्किंग होते हैं, तो मैं अपने केस से रिलेट करके ये एक जनरलाइज पर्सपेक्टिव निकाल दी हूँ कि शायद इवनिंग के प्लान ज्यादा होते हैं और दिन में सब रेस्ट करना पसंद करते हैं। हैं। हाँ, इट हैपेंस। इवन शाम को मौसम भी अच्छा हो जाता है, धूप भी कम होती है। तो मोस्ट प्रोबेबली पेरेंट्स के जो प्लान्स होते हैं काफी वो इवनिंग भी लेकर होते हैं। मोनिका सोनी मैम ने शेयर किया है कि उनका संडे काफी अच्छा गया है। एनी अदर पेरेंट हु वुड लाइक टू शेयर एनीथिंग न्यू, कुछ नया हुआ हुआ आपके साथ, कुछ इंटरेस्टिंग हुआ हो संडे को, आपने कुछ इंटरेस्टिंग किया हो अपने बच्चों के साथ में? अगेन कभी कभार किरण मैम ऐसा होता है कि अ, बहुत बार हम ये सोचते हैं कि हमें फ्री टाइम नहीं मिलता, फ्री टाइम नहीं मिलता। लेकिन जब फ्री टाइम मिलता है तो हमें बहुत बार पता ही नहीं होता है कि उस टाइम पे करना क्या है हमें। डज दिस हैपन टू यू एक्चुअली एज वेल? ये सच में मोस्टली यही प्रॉब्लम है कि हम आ, जब कई बार हमें फ्री टाइम भी मिलता है या फिर हमारे पास जब बैंडविड्थ होती है, तब हम बस बैठे रहते हैं, मोस्टली स्क्रॉल करते रहेंगे फोन पे, रील्स देख लेंगे, यूट्यूब देख लिया या फिर कोई मूवी देख ली। जो फ्री टाइम वाली चीज है उसमें हमारे प्लान्स भी आजकल ऐसे बनने लगे कि मूवी देखेंगे, संडे को मूवी देखेंगे, तो वो स्क्रीन पे ही चला जाता है टाइम पूरा। आई थिंक सो वी कैन कंसिडर कि वो थोड़ा सा अनप्रोडक्टिव अपन स्पेंड कर देते हैं, एंड इट कैन टर्न आउट टू बी अ प्रोडक्टिव वन if we जैसे think आज about it हमने mindfully. इंटरेस्टिंग चीज ये करी, मेरी नीस है। मोस्टली लोग अब जानते होंगे कि मेरे और हिमांशु मैम के घर में छोटे बच्चे हैं, और हम जो भी चीजें आपको सजेस्ट करते हैं हम पहले उन पे अप्लाई करते हैं, देखते हैं और उसके बाद आपको सजेस्ट करते हैं। तो आज सुबह सुबह हम लोगों ने सोचा कि हम स्विमिंग करने जाएंगे और हम लोग गए दोनों जने। तो वो ऐसे, पहले तो जब छोटे होते हैं ना बच्चे तब उन्हें डर नहीं लगता चीजों का, जैसे जैसे वो थोड़ा बड़े होते जाते हैं अपन एज ए पेरेंट भी उनको बोल देते हैं कि अरे ये लग जाएगी, अरे कुछ ऐसा हो जाएगा, तो उनके अंदर डर हम खुद डेवलप कर देते हैं धीरे धीरे। तो उसने अचानक से मेरे को ऐसे बोला, नहीं नहीं मैं पानी में डूब जाऊंगी मैं, जबकि वो हमेशा स्विमिंग करती है। फिर हमें अभी उसने ऐसा बोला तो मेरे को वो चीज ऐसे थोड़ी वियर्ड लगी कि नहीं, अभी ये इसने अचानक से कहीं सुना होगा और वो पकड़ रही है उस चीज को। तो फिर मैं उसके साथ पानी में गई, फिर मैंने धीरे धीरे उसको वापस से नॉर्मलाइज करा। तो फिर वो आराम से, उसने 2 घंटे लगाए, 2 घंटे आराम से स्विमिंग करके आई है। तो ये एक मेरी आज मुझे रियलाइज हुआ मॉर्निंग में कि बच्चे हैं वो जैसे ही कहीं सुनेंगे वापस से खुद ट्राई करते हैं उन चीजों को कि हाँ मुझे भी शायद डर लग रहा है। हाँ, क्योंकि अभी उनका बिलीफ सिस्टम जो है वो बहुत ही वीक होता है इस एज में, जो आपकी नीड्स की एज है। बहुत छोटी, अभी वो स्कूल जाना उसने स्टार्ट किया है, 3 से 4 साल के बीच की उसकी उम्र है। तो उसकी जो बिलीफ सिस्टम है वो बहुत वीक है, तो वो उसको क्वेश्चन करने से पहले उसने कोई भी बात सुनी है ना, वो डायरेक्ट उसको एक्सेप्ट कर लेता है छोटा बच्चा इस एज में, खुद क्वेश्चन नहीं कर पाता। तो चलिए हम आज का वेबिनार स्टार्ट हैं, एंड we are going to start our today's webinar by thanking our director, Mr. Shivram, who is the founder and chairman of Euro International School. And because of his guidance and his support, we are successfully running these parenting webinars that are organized by our Euro International School. So we again thank you, sir, for this visionary idea. एंड एज अ रिचुअल हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा आज का वेबिनार मेडिटेशन के साथ ही। ये एक रिचुअल बन चुका है कि हमें माइंडफुल रहना है। हम वेबिनार में आए हैं और जो वेबिनार में हम चीजें या नॉलेज हम गेन करने वाले हैं, तो हम फुली माइंडफुल तरीके से अपनी कॉन्शियसनेस के साथ इन सारी चीजों को एक्सेप्ट कर पाए और लर्न कर पाए। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सिट कंफर्टेबली फॉर 2 मिनट्स। हम सब कंफर्टेबली बैठ जाएंगे, हम अपनी आंखें बंद करेंगे, और जो म्यूजिक अभी मेडिटेशन का जो प्ले होगा उसको हम कॉन्शियस होके सुनेंगे, देखेंगे कि क्या उसमें
इंस्ट्रूमेंट है, कहीं पानी तो नहीं बह रहा है, अच्छा बीच में बेल तो नहीं रिंग कर रही है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, तो विल फील दैट. सो लेट्स क्लोज योर आईज एंड सिट कंफर्टेबली. I hope you were with us throughout the process of meditation. And with this, we will initiate today's webinar, which will be taken by Kiran Kodara ma'am and me. So the title of our today's webinar is Aligning with Your Kids World. देखो, हम सबकी दुनिया होती है. एज ए पेरेंट हमारी अपनी दुनिया है. एज चिल्ड्रन हमारे बच्चों की भी दुनिया होती है. लेकिन अगर ये दुनिया बच्चों की है और उसका अगर हम हिस्सा नहीं है, तो फिर वहां पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है. सो लेट्स अंडरस्टैंड कि हम बच्चों की दुनिया का कैसे एक हिस्सा हो सकते हैं, कैसे उनकी दुनिया को हम अपनी दुनिया में शामिल कर सकते हैं. ओके सो जैसा कि हिमांशु मैम ने बताया कि हम सबकी अपनी अपनी दुनिया है। जैसे कई बार मुझे तो ऐसा रहता है कि मैं बहुत क्यूरियस होती हूँ, मैं चीजों के बारे में सोचती रहती हूँ। तो मैं जब भी जानवरों को देखती हूँ या इवन एक चींटी को भी चलते हुए देखती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि इनकी भी अपनी दुनिया है, शायद आपस में कम्युनिकेट करते होंगे, इनकी भी शायद शायद हो सकता है सोसाइटी भी हो, इस तरीके की चीजें हो। तो वैसे ही जब ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज है कि जैसे हमारे जो रूल्स है, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, वैसे बच्चों के अपने तरीके हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग है। अब आज हम जो बात करने वाले हैं वो है जनरेशनल गैप की, कि बच्चों में और पेरेंट्स में दोनों की एज ग्रुप बहुत ज्यादा डिफरेंट है, क्योंकि हम अब मैच्योर हो चुके हैं, हम अलग तरीके से सोचते हैं, हमारी डिमांड्स अलग है, हमारी नीड्स अलग है। वैसे ही बच्चों की जो एज है उसके अकॉर्डिंग उनकी समझ अलग है, उनकी डिमांड्स अलग है, उनकी नीड्स अलग है। और किन किन चीजों में ये गैप देखने को मिल सकता है, हमारे सोचने के तरीके में, हमारे वैल्यूज में, हमारी कम्युनिकेशन स्टाइल में, हमारे बिहेवियर में, इन सब चीजों में पेरेंट्स और बच्चों में हमें डिफरेंस देखने को मिलता ही है। और इस डिफरेंस को ही हम जनरेशनल गैप बोलते हैं। तो आई थिंक द आइडिया इज क्लियर टू ऑल ऑफ अस कि जनरेशनल जो गैप है वो है क्या। पेरेंट्स और बच्चों के बीच में ये जो डिफरेंस है उनकी बात करने के तरीके में, वैल्यूज में, बिहेवियर के अंदर, एटीट्यूड्स के अंदर, ये जो डिफरेंस है यही जनरेशन गैप है। सबसे पहला तो हमें ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब जो दूसरी बात आती है, ये जनरेशन गैप है क्यों, मतलब क्या क्या चीजें हैं, ऐसा क्या हो गया, ऐसा कल्चर कैसे चेंज हो गया, या फिर कम्युनिकेशन का तरीका कैसे चेंज हो गया, या फिर बिहेवियर में इतना डिफरेंस क्यों है, किस वजह से है। इंसान ही वो है, इंसान ही हम है। हम दिखते एक जैसे ही है, हमारे भी वही सिमिलर ऑर्गन्स है, सिमिलर बॉडी पार्ट्स हैं, फिर इतना डिफरेंस कैसे, वो हमें जानना बहुत जरूरी है। तो जो सबसे पहला रीजन है डिफरेंस का, वो है कल्चरल डिफरेंसेस। जब हम बच्चे थे तो हमारा कल्चर अलग था, हमारी जो इंडियन सोसाइटी की जब हम बात करते हैं उसमें भी बहुत सारे डिफरेंसेस रहे हैं। हमारा टाइम अलग था, इसीलिए हम जब भी बच्चों से बात करते हैं तो ऐसे डिनोट करते हैं कि हमारे टाइम में ऐसा होता था। वो इसीलिए क्योंकि जैसे जैसे टाइम चेंज होता है कल्चरल एडवांसमेंट भी होते जाते हैं और कल्चरल डिफरेंसेस भी आते हैं। जैसे अब बहुत मॉडर्नाइजेशन बहुत ज्यादा हो गया, हमने वेस्टर्न कल्चर को बहुत ज्यादा अडेप्ट कर लिया। बट हमारे टाइम में ऐसा नहीं था, हम बहुत ज्यादा जो इंडियन कल्चर है उसकी तरफ ज्यादा अ, हम कह सकते हैं इंक्लाइंड रहे हैं। दूसरा जो रीजन है डिफरेंस का, वो है टेक्नोलॉजी। क्या हमारे बचपन में हमने एआई को कभी यूज किया था? बिल्कुल भी नहीं। क्या हमारे बचपन में फोन इतना ज्यादा एक बोल सकते हैं कि इतना अवेलेबल था? बिल्कुल भी नहीं। मुझे याद है कि जब मैं शायद आई थिंक फिफ्थ सिक्स ग्रेड में थी तब जाके एक पहला मोबाइल फोन आया था हमारे घर में। तो ये एक बहुत ही अलग चीज है। और यहाँ पे आज बच्चे जब पैदा होते हैं तो सबसे पहले उन्हें मोबाइल दिखता है कि हाँ, कोई जैसे मान लो कोई बच्चा होता है, उससे जब वो पैदा होता है तो पेरेंट्स भी फोन करके खुशखबरी दे रहे होते हैं। तो पहला एक्सपोजर भी आ जाता है बच्चे का, पैदा होते ही दुनिया में आते ही मोबाइल फोन तो उसे समझ में आता ही है। तो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से ये जो डिफरेंस है वो है। तीसरा है सोशल चेंजेस। सोसाइटी में बहुत ज्यादा चेंजेस हो चुके हैं। पहले हम कह सकते हैं कि हमारी जो जॉइंट फैमिलीज होती थी, हमारा जो सोशल ओरिएंटेशन है वो अलग होता था। अब मोस्टली न्यूक्लियर फैमिलीज हैं। पहले रूरल बैकग्राउंड में ज्यादा रहते थे लोग, अब हर कोई है वो कह सकते हैं सिटी में जाके रहना पसंद करता है। पहले जॉब नहीं करते थे पेरेंट्स, दोनों पेरेंट जॉब नहीं करते थे, बट अब मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि मदर एंड फादर दोनों जॉब करते हैं। तो ये कुछ बेसिक सोशल जो चेंजेस हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। एंड लास्टली जो रीजन है वो है डिफरेंसेस इन वैल्यूज एंड प्रायोरिटीज। पहले के जमाने में हमारी अलग प्रायोरिटीज होती थी, फैमिली की अलग प्रायोरिटीज होती थी, बच्चों की अलग प्रायोरिटीज होती थी, पेरेंट्स की भी अलग प्रायोरिटीज होती थी। फॉर एग्जाम्पल मुझे समझ में आता है और आई थिंक आप सब भी एग्री करोगे कि जब हम छोटे थे तो हमारे लिए मोबाइल फोन का कोई नीड नहीं थी। हमारे लिए ऐसा होता था कि आज खाना क्या बनेगा, अच्छा आज खाने में अच्छा क्या बनेगा, या फिर हम गार्डन जाएंगे क्या। मुझे याद है मेरे पापा हमेशा हमें लेके जाते थे शाम को गार्डन में। लेकिन अब हमारी प्रायोरिटीज अलग है। जैसे ही बच्चा घर पहुंचता है उसे सबसे पहला होता है कि हाँ आज मैं फोन पे ये करूंगा, आज मैं ये चीज देखूंगा, या फिर मे बी मुझे ये मूवी देखनी है। इस तरीके की चीजें ज्यादा होती है। जब हम छोटे थे या फिर जो पेरेंट्स हैं अपने साथ में, वो तो शायद आई थिंक हिमांशु में अपन से भी बड़े हैं, तो वो जब उनका बचपन रहा है तब तो और भी ज्यादा अलग चीजें रही है, अपन फिर भी रिलेट कर पाते हैं आज के बच्चों से भी। लेकिन मुझे लगता है कि जो अभी ऑलरेडी पेरेंट्स बन चुके हैं उनका टाइम और अभी के बच्चों का टाइम काफी ज्यादा डिफरेंट है। आई थिंक एवरीवन वुड अग्री कि ये सारे डिफरेंसेस है, यहाँ पे एग्जिस्टिंग है। तो लेट्स आस्क फ्रॉम पेरेंट्स। ये जो चार डिफरेंसेस हमने शेयर करे हैं, आप में से कितनों को लगता है कि हाँ ये डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं? सो आप हमें यस या फिर थम्स अप के थ्रू बता सकते हैं कि इफ यू थिंक दैट ओके दीज आर द डिफरेंसेस दैट एग्जिस्ट। कृष्णा मैम ने बताया है, कृष्णा मैम, कि यस देयर आर डिफरेंसेस। आशा मैम एज वेल। ओके, काफी पेरेंट्स को यही लगता है किरण मैम कि हाँ ये डिफरेंसेस एक्सेप्टेबल हैं और हम बहुत इजीली इनको नोटिस भी कर सकते हैं। इवन फॉर एग्जांपल वी कैन सी द डिफरेंसेस इन अस एंड आवर पेरेंट्स एज वेल। हम अपने में और हमारे मम्मी पापा में भी डिफरेंस देख सकते हैं। आई आई स्टिल थिंक रिमेम्बर जैसे कि मैं बहुत पेरेंट्स, छोटी थी, तो वो जब हम फोन मिलाते थे तो लैंडलाइन फोन यूज करते थे और वैसे घुमाने बटन घुमाने वाले होते थे। तब इट्स आई वाज टीचिंग ग्रेड 11 स्टूडेंट्स और वो इतने क्यूरियस थे कि अच्छा मैम आपके जमाने में ऐसे वाले फोन चलते थे।
मुझे भी याद है ये फोन हमने भी यूज किया है, हमारे ताऊ जी के घर पे हुआ करता था ये वाला फोन। आई थिंक कि तो पेरेंट्स भी ये समझते होंगे ना कि उनके जमाने में और उनके पेरेंट्स के टाइम में वहां पे भी बहुत हम्म ज्यादा डिफरेंस था। और प्रैक्टिसेस भी अलग थी किरण मैम। जैसे ही छुट्टियां होती थी तो यूजुअली अपने को क्या सिखाया जाता था कि ओके ये कढ़ाई इस तरीके से होती है, बटन इस तरीके से लगाते हैं, राइट। एंड इफ यस। वी सी नाउ तो बच्चे को ये टाइकोंडो क्लास ज्वाइन करवा देते हैं, ये कोडिंग क्लास ज्वाइन करवा देते हैं। तो काफी डिफरेंसेस हैं। और इन डिफरेंसेस के साथ में कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, बिकॉज जनरेशन तो अलग अलग हो चुकी है, राइट। सो सबसे पहला चैलेंज ये आता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग। बच्चे और पेरेंट्स के व्यूज ही अलग होते हैं, उनके एटीट्यूड अलग होते हैं, और इस वजह से उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कितनों के बच्चे टीन एज में हैं? पेरेंट्स, अगर आपके बच्चा टीनेजर है फिलहाल तो आप हमें थम्स अप के थ्रू बताएं कि आपका बच्चा फिलहाल टीनेज में है। जो भी पेरेंट्स वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, ओके, अर्चना शाह मैम, सीमा मैम, अनीता मैम, ओके। तो फिर आप तीनों ही मुझे आंसर कीजिए कि ऐसा होता है कि सपोजिटली बच्चे को कुछ और पसंद आ रहा है या हमें कुछ और पसंद आ रहा है। टीनेज का मतलब है कि उनकी प्यूबर्टी स्टार्ट हो गई है। फॉर एग्जाम्पल वो 18 से 11 ईयर्स तक की एज ग्रुप में, 11 to 18, है ना। तो यहाँ पे बच्चे क्या होते हैं, वो खुद का बिलीफ सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। तो उन्हें जो चीज सही लगती है ना, वो उसको क्वेश्चन करते हैं कि मेरे पेरेंट्स को ये सही क्यों नहीं लगती है। और वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स भी क्रिएट हो जाते हैं, राइट। तो कि सीमा मैम इससे रिलेट भी कर पा रहे हैं, वेरी नाइस। सेकेंड इज लैक ऑफ कम्युनिकेशन। कभी कभार ऐसा फील होता है कि बच्चों को ये लगता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं समझते हैं, या फिर पेरेंट्स को ये लगता है कि मैम अब तो मेरा बच्चा जब से टीन एज में आया है ना, उसका तो गुस्सा बहुत ही बढ़ गया है और वो समझता ही नहीं है कोई बात। उसको सही काम करने को बोलो तो भी उसे लगता है कि हम उसके गलत बोल रहे हैं उसे। हाउ मेनी ऑफ यू फील लाइक दिस? आपको किस किस को फील होता है कि बच्चे आपकी बात नहीं समझते हैं? ओके, थैंक यू सो मच सीमा मैम। ओके, आईफोन यूजर एज वेल, अर्चना शाह एज वेल। थैंक यू सो मच अर्चना मैम। तो देखिए, हम थर्ड पॉइंट पे चलते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर एक्सपेक्टेशन। यूजुअली क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं। हम बच्चों से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, बच्चे भी हमसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, और यूजुअली वो एक्सपेक्टेशंस जब मीट नहीं होती हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं। और जब जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रिजॉल्व नहीं किया है, उन पे काम नहीं किया है, तो डेफिनेटली इमोशनल डिस्कनेक्ट फील होता है। ये पेरेंट्स को भी हो सकता है और ये बच्चों को भी हो सकता है। और इतना एविडेंट होता है बच्चों का कि फिर वो चूज करते हैं कि मेरे पेरेंट्स इस चीज को समझेंगे ही नहीं, इसलिए मैं शेयर ही नहीं करूंगा उनके साथ। उन्हें ये लगता है मैं किसी ऐसे के साथ में शेयर करूं जो मुझे समझे, जैसे कि उनके स्कूल के टीचर्स हुए या फिर उनके फ्रेंड्स हुए। अगर उन्हें लगता है कि वो समझ रहे हैं तो वो उनके साथ शेयर करेंगे इंस्टेड ऑफ देयर पेरेंट्स। फिर एक आता है रेजिस्टेंस टू चेंज। यूजुअली क्या होता है कि जो बच्चे हैं उन्हें लगता है कि वो सही है, और पेरेंट्स हैं उन्हें लगता है कि वो सही है, जिसमें ऐसा पॉसिबल है कि दोनों ही गलत नहीं है। लेकिन पेरेंट्स को बच्चे की चीज को एक्सेप्ट करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, और वैसे ही सेम तरीके से बच्चे को पेरेंट्स की चीजों को एक्सेप्ट करने में थोड़ी सी मुश्किल फील होती है। ये हम अभी आने वाली केस स्टडीज में देखेंगे तो ये पॉइंट आपको ज्यादा क्लियर होगा। एंड एट लास्ट कि अगर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो वो गुस्सा भी आता है, फ्रस्ट्रेशन भी आता है। पेरेंट्स को काफी टाइम ये फील होता है कि मैं मेरे बच्चे पे गुस्सा नहीं करना चाहता या नहीं करना चाहती, लेकिन क्या करूं, ये बातें ही ऐसे करता है। कितनों को फील होता है, और फिर गुस्सा करने के बाद में दुख भी होता है कि मैंने अपने बच्चे के ऊपर क्यों किया गुस्सा। हाउ मेनी ऑफ यू फील लाइक दिस? आप में से कितनों को फील होता है? तो किरण मैम, कैन यू सी कि आज पेरेंट्स काफी ट्रांसपेरेंट रह रहे हैं और अपनी बातें काफी खुले मन से शेयर कर रहे हैं कि हाँ ऐसा होता है। यस, एंड काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी। जब ऐसा होता है ना कि सब आंसर करते हैं तो
और ज्यादा इंटरेक्टिव बनता है, और हमें भी ऐसे समझ में आता है कि हाँ, हम जो बात कर रहे हैं वो आप तक पहुंच पा रही है। राइट, एब्सोल्युटली। मेरे को तो एक चीज देखिए, यहाँ पे याद हाँ, आई कि आपने जैसे अभी बोला कि बच्चे हैं वो पेरेंट्स के साथ में सारी बातें शेयर नहीं करते, बट टीचर्स के साथ में शेयर करते हैं। और एक चीज है जो मैं आप सभी पेरेंट्स के साथ में शेयर करूंगी, कि टीचर्स के साथ में भी वो सबके साथ शेयर नहीं करते। हम्म, अब यहाँ पे भी हमें जनरेशनल गैप देखने को मिलता है। वो सिर्फ उन्हीं टीचर्स के साथ में शेयर करना पसंद करते हैं जिनकी अप्रोच, उनके तरीके की फ्रेश अप्रोच, जिसे हम बोल सकते हैं कि जो उन्हें लगता है कि हाँ, यंग है, हमारे जैसे हैं, हमारी तरीके की बात करते हैं, हमारे जितने एक कह सकते हैं ना मॉडर्न थोड़े से हैं, उन टीचर्स के कूल साथ में वो टीचर्स। शेयर करेंगे। हाँ, हाँ, कूल जिन्हें वो कूल टीचर्स। कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। एग्जैक्टली। तो अल्टीमेटली आई थिंक बच्चों को यही चाहिए कि जिससे मैं बात शेयर कर रहा हूँ वो मुझे समझता है या नहीं समझती। राइट, ओके। So we can move ahead and we can understand a few of the things by case study. Okay, Krishna, I was saying yes, Himanshi ma'am is my daughter. It happens, ma'am. Okay. तो हम पहली केस स्टडी देखते हैं। अब इस केस स्टडी में क्या है कि एक बच्चा है जो काफी यंग है और उसे अपना करियर बनाना है डिजिटल कंटेंट क्रिएशन। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन क्या क्या मतलब है कि जैसे कि सोशल मीडिया हो गया, उस पे एडवर्टीजमेंट रन करने हैं, या फिर वेबसाइट डिजाइनिंग हो गया, जो भी स्टफ डिजिटली हम कंटेंट को हम क्रिएट कर सकते हैं, इंस्टेड गोइंग फॉर ट्रेडिशनल करियर पाथ। ट्रेडिशनल करियर पाथ जैसे कि इंजीनियरिंग, डॉक्टर, लो। अब पेरेंट्स तो क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि हमें ट्रेडिशनल करियर पाथ पे जाना चाहिए, और बच्चे क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि नहीं, आज का तो जमाना डिजिटल कंटेंट क्रिएशन का है, मुझे तो करियर उसमें बनाना है। तो पेरेंट्स, आप मुझे ये बताएं कि इसमें कौन गलत है, बच्चा या पेरेंट्स? क्या आप आंसर कर सकते हैं कि इस सिचुएशन में कौन गलत है? पेरेंट्स गलत है या बच्चे गलत है? पेरेंट्स बोल रहे हैं कि नहीं बेटा, आपको ट्रेडिशनल करियर पाथ चूज करना है, और बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं, हमें तो नया करियर पाथ जो आज के जमाने का है, डिजिटल डिजिटल कंटेंट क्रिएशन। ओके, दोनों ही गलत नहीं है। पेरेंट्स रॉन्ग है, मैम, मे भी दोनों अपने पॉइंट्स पे सही है। राइट, बिकॉज दोनों अपने अपने पॉइंट्स पे सही है, और ठीक तरीके से हमने ये बात रिजॉल्व ही नहीं करी। बच्चे को क्या फील हुआ? पेरेंट्स जो है बच्चे से अग्री नहीं करे, तो फिर बच्चे को क्या फील हुआ कि मेरे पेरेंट्स जो है वो मेरे ड्रीम्स को सपोर्ट नहीं करते, वो सिर्फ अ, अपने मन की चला रहे हैं। और पेरेंट्स को क्या फील हुआ कि भाई डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में जॉब सिक्योरिटी का हम कुछ ध्यान में रख नहीं सकते हैं, और मैं तो चाहता हूँ मेरा बच्चा कुछ ऐसा जॉब करे जिसमें सिक्योरिटी हो, उसे फाइनेंशियली स्टेबिलिटी मिले। और दोनों ही अपनी अपनी जगह पे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। दोनों को लगता है कि सामने वाला गलत है, हमें गलत एडवाइस दी जा रही है। और फ्रीक्वेंटली इस पे बहुत सारे हो सकता है कि घर में झगड़े होते हों, कॉन्फ्लिक्ट्स हों, क्लैशेस हों। राइट, और इट माइट बी पॉसिबल अपने पेरेंट्स से इमोशनली एक विड्रॉल फील हो, दैट मीन्स इमोशनली एक डिस्टेंस वो क्रिएट कर ले अपने पेरेंट्स से, ये सोच के कि मेरे पेरेंट्स ने तो मुझे समझा ही नहीं। इनके सॉल्यूशंस क्या होने वाले हैं आप सोचिए, और आगे हम सॉल्यूशंस भी डिस्कस करेंगे। बट इफ यू वुड लाइक टू आंसर कि मैम इसका पॉसिबल सॉल्यूशन ये हो सकता है, सो वी आर ऑलवेज ओपन फॉर दैट। ओके। सो अभी हमने बहुत अच्छे से एक एग्जांपल समझा, जिससे हम जनरेशन गैप को समझ पा रहे हैं कि जैसे पेरेंट्स है, हिमांशु मैम ने बताया कि पेरेंट्स है वो कुछ और चाह रहे हैं करियर को लेके, और जो बच्चा है वो कुछ और चाह रहा है, वो आज के टाइम पे जो करियर ज्यादा उसे देखने को मिल रहे हैं उनको वो चूज कर रहा है। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जिसमें एक बच्ची है जो टीनेज में है, और वो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया है वो यूज करती है, एक फ्रीक्वेंटली कह सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं तो। और उसे अपने फ्रेंड्स के साथ में कनेक्ट करना, उनसे चैट करना, और मे बी शायद फोटोज अपलोड करना, स्टोरीज लगाना, ये सब उसको काफी ज्यादा पसंद है। फॉर एग्जाम्पल वो इंस्टाग्राम यूज करती है, स्नैपचैट यूज करती है, और मे बी लिंक्डइन और अदर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो यूज करती है। अब यहाँ पे
उसके पेरेंट्स जो कि अनफेमिलियर है कि स्नैपचैट कैसे चलता है उन्हें नहीं पता, क्यों चलता है, इंस्टाग्राम कैसे चलता है, कैसे काम करता है वो उन्हें नहीं पता, फेसबुक का नहीं पता, तो उन पेरेंट्स के लिए हो सकता है कि ये सब उन्हें एक अलग और वेस्ट ऑफ टाइम लगे, और वो लिमिटेशंस लगाने की कोशिश करें कि आप सोशल मीडिया पे नहीं आओगे, आप फोटो नहीं डालोगे, या फिर आप कह सकते हैं कि आप फोन यूज मत करो, स्नैपचैट मत यूज करो, इस तरीके की रेस्ट्रिक्शंस अगर पेरेंट्स लगा रहे हैं, जो कि जनरली देखने को मिलता है, बहुत कॉमन एग्जांपल है ये, कि बच्चे तो बोलते हैं कि मैम स्नैपचैट तो चलाएंगे ही ना, मैम इंस्टाग्राम तो चलाएंगे ही ना, सब चलाते हैं, और पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं ये स्नैपचैट क्यों चलाना है, इंस्टा का क्या काम है। तो यहाँ पे आप हमें बताइए कि आपको क्या लगता है कि बच्चों को सोशल मीडिया यूज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू यू आपका क्या मानना है? आई वुड आस्क ऑल द पेरेंट्स कि आपको क्या लगता है कि बच्चों को सोशल मीडिया पे, बच्चे भी नहीं, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ टीनेजर्स की, टीनेजर्स का के लिए अगर स्पेसिफिक अगर अपन बात करें, तो क्या उन्हें इंस्टाग्राम पे नहीं होना चाहिए? ओके, मोस्टली पेरेंट्स का आंसर है नो। अब ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मोस्टली हिमांशु मैम, आई थिंक यू कैन सी कि मोस्टली पेरेंट्स है उनका आंसर यहाँ पे नो है, कि उन्हें इंस्टाग्राम पे नहीं होना चाहिए, उन्हें सोशल मीडिया यूज नहीं करना चाहिए। ओके, सो इसके साथ किरण मैम एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगी मैं कि कितने पेरेंट्स टेक्नोलॉजिकली इक्विप्ड है, कितने पेरेंट्स बहुत आराम से सोशल मीडिया चला लेते हैं, जैसे इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, लिंक्डइन। आप में से कितने सक्षम है लिंक्डइन चलाने के लिए, स्नैपचैट चलाने के लिए, इंस्टाग्राम चलाने के लिए, और कितने नहीं है? तो यू कैन ऑल्सो सी किरण मैम। ओके, मोस्टली कुछ पेरेंट्स बोल रहे, मोस्टली पेरेंट्स बोल रहे हैं कि हाँ हम इक्विप्ड हैं, और कुछ बोल रहे हैं कि नो। ओके। और कुछ ने रिप्लाई नहीं किया है, सो हाँ। वी आर कंसिडरिंग इट एज नो। ओके, सो यहाँ पे हमें ये चीज समझनी है। पहला आंसर मैं दूंगी उन पेरेंट्स के लिए जिन्होंने बोला नो। हम किसी भी चीज की लिमिटेशन कैसे लगा सकते हैं, कैसे किसी को मना कर सकते हैं वो काम करने के लिए जिसकी हमें नॉलेज नहीं है, या फिर जिसका हमें पता नहीं है। तो सबसे पहला काम हमें ये करना चाहिए एज अ पेरेंट, हमें उसे समझना चाहिए कि इंस्टाग्राम है क्या। आप अपने बच्चे के साथ बैठ सकते हो, आप उसे बोलो कि अच्छा ठीक है, आप जो भी इंस्टाग्राम चला रहे हो मुझे भी चलाना सिखाओ, मुझे भी बताओ कि ये कैसे करते हैं। तो आपको उस प्लेटफॉर्म की पूरी जानकारी मिलेगी कि इस पे क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। अगर आप बिना जानकारी के जब भी बच्चे को मना करोगे ना, तो बच्चे का ये जो रिबेलियस होना क्यों होता है, क्योंकि उसे ये लगता है कि मम्मी को तो कुछ पता तो है नहीं, उन्हें खुद चलाना तो आता नहीं है, मुझे बस मना करते रहते हैं, या फिर पापा को पता तो है नहीं इंस्टाग्राम पे होता है क्या और मुझे मना करते रहते हैं। और इसी वजह से पेरेंट्स और बच्चों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट होता है। अब दूसरे पेरेंट्स हैं जिन्होंने बोला है कि यस, हमें नॉलेज है, इंस्टा का है, फेसबुक का, लिंक्डइन का, इनका नॉलेज है, बट हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे नहीं यूज कर रहे। मैं बिल्कुल समझती हूँ आपकी, जो हो सकता है कि आपकी प्रोटेक्टिव नेचर है, बट क्या आपको नहीं लगता कि अगर बच्चे को मना करना उस चीज को यूज करने के लिए, वो उसके नेचर के अगेंस्ट है। अब वो जिस जनरेशन में पैदा हुआ है, वो जिस जनरेशन में ग्रो कर रहा है, वो उसके फ्रेंड्स, उसकी सोसाइटी, उसका जो कल्चरल बैकग्राउंड है, वो जेन जी वाला है, जिसे हम बोलते हैं ना, एकदम जो अभी वाले जो बच्चे हैं। तो हम उसे उसके नेचर के अगेंस्ट कुछ काम करने के लिए बोल रहे हैं, रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। टीनेज है, वो एक्सप्लोर करेगा, उसका नेचर है, क्यूरियोसिटी है, और उनका यही प्लेटफॉर्म है, तो वो डेफिनेटली एक्सप्लोर करेगा। अगर वहां पे हम उसको ऐसे मना करेंगे कि आप इंस्टाग्राम मत यूज करो, या फिर आप कोई भी चीज मत यूज करो, तो आपके और आपके बच्चे के बीच में डेफिनेटली डिस्टेंस आएगा, और वो ये सोचेगा कि आपकी सोच पुराने जमाने की है, और आप उसको ट्रस्ट नहीं करते। यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं।
किरण मैम, एक पेरेंट का बहुत ही प्यारा और बहुत ही सही आंसर आया है कि ऐसा नहीं है कि उसे मना करें, पर बच्चे को खुद को हम ये अंडरस्टैंडिंग इनकलकेट कर सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। एग्जैक्टली exactly. और वो अंडरस्टैंडिंग समझाने के लिए बच्चे को हमें पहले खुद समझना होगा कि क्या सही है, किस तरीके से हम उसको समझाएं। जब बच्चे को ये नॉलेज होगा ना कि हाँ भाई मेरे पेरेंट्स को पता है क्या होता है क्या नहीं होता, और उनको सारा नॉलेज है, तो वो आपकी बात बहुत ध्यान से सुनेगा भी और उसको सुनेगा भी। लेकिन हम बिना वरना जाने जब बच्चे कोई चीज करते हैं तो नहीं मानते। हाँ, वरना पेरेंट्स को बच्चे इस तरीके से समझते हैं कि इनको पता तो है नहीं सोशल मीडिया है क्या, और मुझे बोलते रहते हैं। एग्जैक्टली कि इन्हें पता तो है नहीं और मुझे बोलते हैं। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम खुद को इस जगह पे इक्विप कर लें, और फिर बच्चे हमें इस तरीके से क्वेश्चन ना कर पाए, बल्कि हम एक कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं हमारे बीच में और बच्चे के बीच में। और बच्चा भी फिर उस चीज को अंडरस्टैंडिंग में लेता है, क्योंकि माई पेरेंट्स आर अवेयर ऑफ इट। एग्जैक्टली। ओके, यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि ये जो जनरेशन गैप है, ये हमने समझ लिया कि जनरेशन गैप होता क्या है, किन किन रीजंस की वजह से होता है, और एग्जाम्पल भी हमने समझने की कोशिश करी कि कॉमन चीजें क्या होती है। सोशल मीडिया वाला बहुत कॉमन, और आई थिंक मोस्टली बहुत सारे पेरेंट्स ने फेस भी किया होगा। और जो हम बात करते हैं करियर वाला भी बहुत ज्यादा कॉमन है। अच्छा ठीक है, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। ये जो दो एग्जाम्पल हमने अभी लिए, करियर की जो चॉइस है उसका, और सोशल मीडिया वाला, इतन कौन कौन पेरेंट्स ऐसे जो हैं अभी हमारे साथ में जिन्होंने ये दोनों चीजें एक्सपीरियंस करी है, या फिर एक एक्सपीरियंस करी है मे बी? आप चैट बॉक्स में हमें बताओ कि कितने पेरेंट्स हैं जिनके टीनेज में उनके बच्चे हैं और करियर वाला जो केस है वो उनके सामने आया है, या फिर सोशल मीडिया वाला केस उनके बच्चे और उनके साथ में हुआ है। दोनों ही है मैम। और ये दो तो लाइक हमने सिर्फ एग्जाम्पल लिए हैं, और ऐसा पॉसिबल है कि इन दो के अलावा बहुत सारी चीजें आपने फेस करी होंगी, और उसके पीछे का कारण यही होगा कि जनरेशन गैप है जो कि फिल नहीं कर पाए हैं हम। मोस्टली पेरेंट्स का यही आंसर है कि दोनों ही एक्सपीरियंस करें। और 100% इफ यू आर अ पेरेंट, यू जिनके छोटे बच्चे हैं, वेरी सून यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस दैट। और जिनके जो टीनेजर्स हैं तो उन्होंने फॉर श्योर एक्सपीरियंस करा है। तो अब हमें ये बात करनी है कि अब जब हमने ये एक्सपीरियंस कर लिया, तो अब हम सॉल्यूशन पे जाते हैं। जो मेन हमारा पॉइंट है कि ठीक है हमें पता है कि अब ये सारी चीजें, अब करना क्या है, वी कैन डू एज ए पेरेंट। सबसे पहली चीज, ओपन कम्युनिकेशन। ओपन कम्युनिकेशन में है कि आप अपने बच्चे को स्पेस दो कि वो आपके साथ में शेयर कर सके चीजें। और उसके लिए पहले हमें हमारा थोड़ा सा जो टिपिकल, उसमें हमारी गलती नहीं है, हम वैसे ही बड़े हुए हैं, हमने वैसे ही सीखा है। बट हाँ, थोड़ा सा हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा हमारे तरीकों को, जिससे कि बच्चे को ऐसा लगे कि हम उसे समझते हैं और हम उसके तरीके के हैं, हम उसके टाइप के हैं, और हमारी अप्रोच है वो काफी फ्रेश है। तो बच्चा फिर ऐसे घबराएगा नहीं, या फिर उसको डर नहीं लगेगा कोई भी बात शेयर करने से पहले। वो सारी चीज शेयर करेगा, आपको बताएगा, और आपसे भी आपकी बातें सुनेगा। तो हमें सबसे पहला, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ओपन कम्युनिकेशन। मोस्टली जितनी भी पेरेंट्स और जो चिल्ड्रन है उनके बीच में जो प्रॉब्लम्स आती है, वो ओपन कम्युनिकेशन उसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकेंड है डिफरेंसेस को अंडरस्टैंड करना और उनको एक्सेप्ट करना और उनकी रेस्पेक्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, जब आपको लगे कि आपका बच्चा कुछ ऐसा काम कर रहा है जो शायद आपके टाइम में नहीं होता होगा। फॉर एग्जाम्पल, जो एक कॉमन एग्जाम्पल है जो हमने अभी बोला, करियर वाला, कि करियर है, बच्चा बोल रहा है कि मुझे सोशल मीडिया में कंटेंट क्रिएट करना है, वही मेरा करियर है। और हम चाहते हैं कि कन्वेंशनल करियर ऑप्शन बच्चा चूज करे, इंजीनियरिंग कर ले, लॉ कर ले, मे बी एमबीए बीएस कर ले, या फिर कुछ यूपीएससी की प्रिपरेशन करे। बट बच्चे की चॉइस अलग है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम ये समझे कि यार मेरा टाइम अलग है और मेरा सोचने का तरीका अलग है। गलत नहीं है, बट अलग है।
और मेरे बच्चा है, उसका सोचने का तरीका, उसकी अंडरस्टैंडिंग अलग है। बच्चा भी गलत नहीं है। जो प्रॉब्लम आती है वो इस वजह से आती है क्योंकि हम बच्चे को गलत बोलते हैं कि आप अगर कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो तो ये कोई सही तरीका नहीं है, दिस इज रॉन्ग, इट्स नॉट गोइंग टू बेनिफिट यू। नो, ये हमारा इस तरीके का कम्युनिकेशन गलत है। यहाँ पे हमें ये समझना है कि बच्चा है, उसका टाइम अलग है, उसकी सराउंडिंग्स अलग है, उसकी समझ अलग है। तो यहाँ पे डिफरेंस है। फर्स्ट तो यही इंपॉर्टेंट है कि हम समझें कि हम गलत नहीं है, बट हम अलग है। एंड देन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसको एक्सेप्ट भी करें। अगर आपको लगता है कि कहीं आर्ग्यूमेंट होने वाला है या फिर आपके बीच में वो गैप है और वो आपको समझ में आ रहा है, वो दिख रहा है कम्युनिकेशन में या कहीं पे भी, तो आप जो वर्ड्स यूज करते हो किरण इंस्टेड ऑफ। मैम, आई थिंक योर यस। वॉइस इज नॉट कमिंग. हाँ, नाउ इट इज ऑडिबल. ओके। सो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हमें पता लग जाए कि हाँ भाई डिफरेंस है, वो कुछ अलग सोच रहा है और मैं उसके लिए कुछ अलग सोच रहा हूँ, तो हमें उनको एक्सेप्ट करना है। बहुत सिंपल है। मैं हमेशा एक फ्रेज यूज करती हूँ, मैं जब भी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट है या फिर कहीं पे व्यू पॉइंट्स अलग है, तो मैं एक फ्रेज यूज करती हूँ कि लेट्स अग्री टू डिसएग्री। बहुत सिंपल सा लाइन है, लेट्स अग्री टू डिसएग्री। कि हमें, अगर हमारे व्यू पॉइंट अलग है, जैसे मैं और हिमांशी मैम है, अगर वो कुछ और समझे, मान लो उनको पराठे खाने हैं और मुझे है पास्ता खाना है। अब हमारे व्यू पॉइंट्स अलग हो गए यहाँ पे कि नहीं, उससे पराठे किसी वजह वजह से खाने हैं, मुझे पास्ता किसी वजह से खाना है। तो यहाँ पे अगर हम लड़ने लग जाएं कि नहीं पास्ता खाऊंगी, पास्ता अच्छा लगेगा, टेस्टी होगा, वो बोले कि नहीं पास्ता हेल्दी नहीं होता, पराठे खाएंगे, पराठे से भूख मिटेगी, तो क्या हम गलत हो गए हमारी जगह पे? दोनों के पॉइंट्स अलग है। लेकिन हम ये कह सकते हैं ना कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हें अलग कोई चीज खानी है, मुझे अलग कोई चीज खानी है, तो हम दोनों अलग अलग दोनों चीजें थोड़ी थोड़ी ऑर्डर कर सकते हैं या फिर बना सकते हैं। तो ये होता है कि अग्रीमेंट की, हाँ कोई बात नहीं, आपका पर्सपेक्टिव अलग है, लेट्स रेस्पेक्ट ईच अदर्स पर्सपेक्टिव। हमें किसी को गलत बताने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। और ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। मेरा तो ये सिर्फ ये फ्रेज भी बोलना बहुत बार काम करता है कि लेट्स अग्री टू डिसएग्री। वो जो कॉन्फ्लिक्ट होने वाला होता है वो वहीं पे ही रुक जाता है और वो बहुत एक हैप्पी नोट पे खत्म होता है। ऐसा नहीं होता कि हम वो आर्ग्यूमेंट करने लग जाएं, या फिर किसी बच्चे के साथ में भी बात होती है, पेरेंट्स के साथ में बात होती है, तब भी ऐसा ही होता है। ऑल्सो किरण मैम, जब हम दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू के टुवर्ड्स एक्सेप्टेंस दिखाते हैं, जैसे कि पेरेंट्स बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू के टुवर्ड्स एक्सेप्टेंस दिखा रहे हैं ना, तो बच्चा उस चीज को ऑब्जर्व कर रहा है और अल्टीमेटली ये उसकी पर्सनालिटी में आ जाएगा. किसी दिन पेरेंट्स की बात उसको एक्सेप्टेबल नहीं लगेगी ना, तो भी वो उसमें एडजस्ट करेगा. क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली। पेरेंट्स ने ऐसा बिहेवियर उसको मॉडल किया है, ऐसा बिहेवियर उसको शो किया है. तो नेक्स्ट इज एम्ब्रेस टेक्नोलॉजी. देखो, टेक्नोलॉजी क्या है कि बहुत ही फास्ट पेस पे चेंज हो गई है. और अगर मुझे एज ए पेरेंट टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं है, तो डेफिनेटली मैं उसको काम में नहीं लेने वाली हूँ. काम में लेने वाली नहीं हूँ, तो ये गैप आ गया मेरे और मेरे बच्चे के बीच में. अब ये गैप आ गया तो इसको फुलफिल कैसे करूंगी? वो फुलफिल तभी होगा जब मैं बच्चे को ये फील करवाऊंगी कि ओके, मेरे पेरेंट्स को भी टेक्नोलॉजी काम में लेनी आती है. और ये सिर्फ टेक्नोलॉजी के लिए ही नहीं है, ये एग्जाम्पल हम करियर चॉइस वाली के लिए भी ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वो जो भी अपन ने केस स्टडी ली थी, केस स्टडी 1, उसमें था कि पेरेंट्स चाह रहे थे बच्चा कन्वेंशनल करियर पाथ पे जाए जो कि स्टेबल हो, और बच्चा चाह रहा है कि नहीं, मुझे आज के करियर पाथ पे जाना है, जैसे कि सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन. तो अब मैं क्या करूंगी? मेरे मन के अंदर फियर है कि भाई उसमें स्टेबिलिटी हो सकता है कम मिले. क्या मुझे पता है सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन होता क्या है? क्या मुझे पता है कि बनते कैसे हैं? और क्या मुझे ये पता है कि उससे कैसे कैसे जॉब मिलते हैं, कैसी कैसी कंपनी में जॉब मिलते हैं? क्या पता मुझे एक एमएनसी में जॉब मिल जाए बहुत अच्छी, और जितने मैं एक इंजीनियर बन के नहीं कमा पा रही थी, उतने मैं डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में कमा लूं. तो हमें यहाँ क्या करना है? हमें खुद को एडुकेट करना है. ऑब्वियसली कुछ ऐसी नई चीज सामने आ रही है जिसके बारे में हमें नहीं पता, और उसकी कुछ अच्छाइयाँ भी हो सकती हैं और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हो सकते हैं. जैसे कि सोशल मीडिया, उसके कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ पॉजिटिव भी तो एग्जिस्ट कर रहे हैं. सो आई कैन एडुकेट माई सेल्फ कि वो चीज क्या है.
और मैं बच्चे की उस नेगेटिव वाली चीज की जगह पॉजिटिव पे फोकस करवा सकती हूँ। अब यहाँ पे मैंने समझा ही नहीं कि सोशल मीडिया डिजिटल कंटेंट क्रिएशन होता है क्या है, और मैंने डायरेक्टली बच्चे को मना कर दिया, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट, right? Another is we can share activities and the things that are related to our interest. For example, कि डेफिनेटली हमें बच्चे को खुद से एक इमोशनली कनेक्ट भी करना है, उसके टाइम भी उसके साथ में स्पेंड करना है। अब टाइम स्पेंड करते हैं तो साथ में क्या होता है पता ही नहीं चलता है, क्या बातें करें बच्चे के साथ में। तो हम क्यों ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करें जिसमें बच्चा भी कुछ सीख ले, और उस खेल खेल में, उस एक्टिविटी में बच्चा अपनी बातें भी शेयर कर ले। फॉर एग्जाम्पल गार्डनिंग हो गया, जैसे कि अभी कोरोना टाइम आया था तो मेरे फादर ने ये प्रैक्टिस, लाइक ही इज वेरी मच फॉन्ड ऑफ प्लांट्स, उनको प्लांट्स बहुत पसंद है। तो वो हमें डेली मॉर्निंग में 5 बजे उठाते थे, हम सारे भाई बहनों को, और हमसे लाइक गार्डनिंग करवाते थे कि चलो आप ये इंस्ट्रूमेंट लो, प्लांट्स में पानी डालो, यहाँ पे थोड़ी सी इसको मिट्टी को रिफाइन करो, जो बीड्स है, अनवांटेड प्लांट्स है, छोटी छोटी घास है जो कि हेल्दी ग्रोथ नहीं करने देती बाकी प्लांट्स की, उनको उखाड़ो। और साथ में वो अपने टाइम की बातें शेयर करते थे कि हमारे टाइम पे हम ऐसे करते थे, हम खेत में जाते थे, दोपहर को स्कूल से आते थे और फिर डायरेक्ट खेत में चले जाते थे, माँ बाबा वहीं मिलते थे, फिर वहां से खेत से वापस आते थे। तो इस तरीके से हम जान पाए कि हमारी पेरेंट्स की लाइफ कैसी है, हम कहाँ से आए हैं, हमारे रूट्स क्या हैं। तो डेफिनेटली यू कैन स्टार्ट सच एक्टिविटीज एंड वी कैन लर्न न्यू स्किल टुगेदर। अगर कोई लैंग्वेज है, या फिर अगेन टेक्नोलॉजी है, या कुछ ऐसा हॉबी है जो हम सीख सकते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट का है, अगेन फिर एक हमारा बच्चा भी अकाउंटेबल पार्टनर हो जाता है। हम योगा स्टार्ट कर सकते हैं, मेडिटेशन स्टार्ट कर सकते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर हम कोई ऐसी एक्टिविटी ले सकते हैं जो आज की जनरेशन के लिए काफी अपीलिंग होती हो। क्या आप में से कोई सोच सकता है कि आज की जनरेशन के लिए ऐसी क्या एक्टिविटी है जो काफी अपीलिंग होती है, उनको काफी अच्छी लगती है, और जो वो स्किल हम भी सीख सकते हैं एज ए पेरेंट? क्या आप में से आई कोई वुड लाइक टू आंसर दिस। फर्स्ट लेट लेट पेरेंट्स आंसर। पेरेंट्स को हम आंसर करने दे सकते हैं, और ऐसी कोई एक्टिविटी जो बच्चे को आज के टाइम पे काफी अच्छी लगती है और हम एज ए पेरेंट सीख सकते हैं, कोई सोच सकता है क्या इसका आंसर? क्योंकि ये आंसर दे देना कि भैया आप ऐसा कर लो, पर इसमें करना क्या है वो ही नहीं पता आगे। ओके, सो किरण मैम, आई थिंक यू कैन आंसर। यहाँ पे जस्ट अभी मेरी नीस है, वो बाहर से गेट है वो नॉक कर रही है, क्योंकि मैंने उसको बोला था कि मेरा वेबिनार खत्म होते ही हम लोग डांस करेंगे। और वो बाहर से आवाज लगा रही है मेरे को, किरू बोलती है कि किरू डांस करेंगे, टाइम हो गया, बाहर आ जाओ। तो काफी एकदम एक्यूरेट टाइम पे जब हम स्किल्स की बात करें तभी उसका, अभी वो मेरे को आवाज लगा रही है कि हाँ, तो उसको बहुत अच्छा लगता है डांस करना, और मुझे भी डांस करना बहुत अच्छा लगता है, तो वो एक स्किल भी है। हम जैसे मैंने स्टार्ट किया, पर्टिकुलरली कथक में ट्रेनिंग लेना स्टार्ट किया है, तो वो एक नई मेरे लिए भी एक स्किल है। और वो अगर मान लो बच्चा होता है, उसको भी जैसे मैं जब भी यहाँ आती हूँ तो मैं उसको सिखाती हूँ कुछ कुछ थोड़ा बहुत डांस के स्टेप, तो उसको भी अच्छा लगता है, वो भी इंगेज करती है। वेरी नाइस। अगेन डांस, एक पेरेंट ने भी आंसर किया है डांस, रिश्ता मैम ने भी आंसर किया है कि मैम मुझे जैसे कि सपोजिटली टेक्नोलॉजी का सीखना है, तो पेरेंट्स बच्चों के साथ में मिलके सीख सकते हैं, बच्चे तो काफी एक्सपर्ट होते हैं उस चीज में। इवन आप डिजिटल ड्राइंग करना हुआ, इलस्ट्रेशन बनाना हुआ, अगर किसी को आर्ट एंड क्राफ्ट में शौक है तो आप वो कर सकते हो। या फिर आजकल तो शार्क टैंक बहुत देखते हैं बच्चे, तो अगर पेरेंट्स हैं, जैसे कि फादर है, वो शार्क टैंक देख सकते हो, उसमें बिजनेस की काफी सारी चीजें बताते हैं, बिजनेस को कैसे उसमें मॉनेटरी फैक्टर रन करना है। तो बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं। आप थोड़ा सा ओपन पर्सपेक्टिव से अगर रीच आउट करेंगे तो बच्चे से बहुत जल्दी कनेक्ट भी हो जाएंगे। तो अगर इन सब चीजों के बाद में भी, इन सब स्ट्रेटजीज के बाद भी आपको लगे कि नहीं, कहीं ना कहीं जो गैप है वो फिल आउट नहीं हो पा रहा है, और बच्चा बहुत उसकी कुछ ऐसी चीजें आपको देखने को मिल रही है जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग से बाहर है, फॉर एग्जाम्पल आप ये सारी कोशिश कर रहे हो लेकिन उसके बाद भी बच्चा आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, कॉन्फ्लिक्ट इतने ज्यादा है कि पेरेंट्स एकदम परेशान हो चुके हैं, या फिर बच्चे को ये लगे मेरे पेरेंट्स मेरे दुश्मन है, लिटरली एनिमी है,
तो यू कैन सीक फॉर प्रोफेशनल हेल्थ एंड गाइडेंस। प्रोफेशनल हेल्प बहुत हेल्प करती है। लेकिन एक क्वेश्चन है मेरा कि यूजुअली सपोजिटली अपन डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमें मेडिसिन लिख के दे देते हैं। वो मेडिसिन क्या डॉक्टर खुद आके देते हैं हमें, या हमें लेनी पड़ती है? सिंपल सा क्वेश्चन, कि क्या वो मेडिसिन जो डॉक्टर ने हमें लिख के दिए, प्रेस्क्राइब करके दिए, वो खुद हमें आके देता है, पानी का ग्लास हाथ में पकड़ाता है, या मेडिसिन हमें खुद लेनी पड़ती है? हमें लेनी पड़ती है। वेरी नाइस, सिंपल सा आंसर है कि हमें खुद ही लेनी पड़ती है। वैसे ही जो एक प्रोफेशनल है, काउंसलर है, वो आपको डेफिनेटली कुछ ऐसी बातें बताएगा जो कि हो सकता है आपके लिए नहीं हो, या फिर हो सकता है कि आपने सोची ही नहीं हो कि यार अच्छा यहाँ पे मैं गलत कर रहा था। राइट? तो आपको वो एक्सेप्ट करना होगा। और क्योंकि काउंसलिंग अकेले काउंसलर की हेल्प से वर्क नहीं करती है, उसमें पेरेंट्स का भी पूरा सपोर्ट चाहिए होता है। तो अगर पेरेंट्स और काउंसलर दोनों मिले और साथ में एक गोल को अचीव करने के लिए वो अपने एक्शंस करें, जैसे कि काउंसलर ने कुछ सजेस्ट किया, पॉजिटिवली उसको इम्प्लीमेंट करें, उसको नोटिस करें, और फिर काउंसलर से दोबारा बात करें, तो आपको रिजल्ट बहुत जल्दी देखने को मिल जाएंगे। पर अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बस आप मेरे बच्चे को समझा दो और ये लो बात खत्म, तो आई थिंक किरण मैम यहाँ पे थोड़ी सी डिफिकल्टी हो जाती है एक्सेप्ट करने में। व्हाट डू यू से? डेफिनेटली ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे पास में, जो जनरली जब प्रैक्टिस के ड्यूरेशन में क्या होता है कि स्टार्टिंग में तो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा इंथुजियास्टिक रहते हैं कि मैम हमारे बच्चे की काउंसलिंग करो और उसको कुछ चीजें इम्प्रूव करवाओ। और जनरली ऐसा होता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना ही होता है। तो हम पेरेंट्स के साथ में भी मीटिंग करते हैं, उनको बुलाते हैं, और जो चीजें उनके एंड पे हमें चाहिए कि हाँ ये चेंजेस होने चाहिए, वो हम उन्हें समझा देते हैं और बता देते हैं। लेकिन बहुत सारे केसेस में, मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस में ऐसा है कि बहुत सारे केसेस में पेरेंट्स स्टार्टिंग में एक दो बार करते हैं, एक वीक के बाद वो डिसकंटिन्यू कर देते हैं उन प्रैक्टिस को। तो ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हम नहीं करेंगे तो वो चीजें सही हो जाएगी, दैट इज नॉट पॉसिबल। और यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एज ए पेरेंट अपने बच्चे की जिम्मेदारी लो कि हाँ ठीक है, वो सिर्फ मुझे गाइड कर सकते हैं, जो एक्शन है, जो चेंज है, वो मुझे ही करना पड़ेगा। इट इज वेरी ट्रू। और ये जब हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे तो बच्चा अपने आप इम्प्रूव करना स्टार्ट कर देगा। बस हमें इस चीज को समझना है, जो कि बहुत, आई थिंक मेरे हिमांशी मैम वुड ऑल्सो अग्री, कि ये बहुत सारे केसेस में देखने को मिलता है। पहले तो फोन करते हैं पेरेंट्स, बहुत बार, चार पांच बार लगातार फोन करते हैं, और जब बच्चे की काउंसलिंग स्टार्ट होती है, कंटिन्यू होती है, तो मोस्टली ऐसा हुआ है दो तीन केसेस में कि हमें बार बार उन्हें रिमाइंड करवाना पड़ा, हमें उन्हें मिलने के लिए बहुत बार कॉल करना पड़ा कि आप स्कूल आओ, आप मिलो। लेकिन स्टार्टिंग में वो खुद ही अप्रोच कर रहे थे, बट एक टाइम के बाद दे डिसकंटिन्यूड। जब उसकी बच्चे की काउंसलिंग चल रही थी, बीच में फिर उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया या फिर वो मिलने नहीं आए, तो ये थोड़ा सा बच्चा भी समझता है इन चीजों को, और फिर वो खुद ही डिसकंटिन्यू कर देगा प्रैक्टिस। तो ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। एक चीज और कि देखिए, काउंसलिंग समझाना नहीं होता है कभी भी, है ना। ये बच्चे को खुद अवेयर करवाना होता है कि क्या सही है क्या गलत है, और बच्चा खुद सही डिसीजन बना सके। जैसे कि सोशल मीडिया वाला है, अब सोशल मीडिया काम में तो लेना ही है बच्चे को, क्योंकि उसको आज की दुनिया से कदम मिला के चलना है। लेकिन साथ में उसको ये नॉलेज होना कि क्या मुझे कितनी देर से काम में लेना है, क्या मुझे सही चीज करनी है, क्या चीज गलत है इस पे। तो ये समझ देने के लिए हम फोर्सफुली बच्चे पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। उसको अंदर से ये फीलिंग आनी चाहिए कि ओके, आई एम डूइंग राइट थिंग। तो ये समझाने में बच्चे को हो सकता है कि काउंसलिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो टाइम टेकिंग है। तो आई अंडरस्टैंड, फिर पेरेंट्स भी काफी चीजों में बिजी होते हैं, फाइनेंशियल चीजें देखनी होती हैं, फैमिली की चीजें देखनी होती हैं, है ना। हमारे खुद के पर्सनल एक स्ट्रगल सबकी लाइफ में चल रहा होता है। तो यूजुअली दिस हैपेंस कि हम वो कनेक्ट काउंसलर से फिर छोड़ देते हैं, जो कि जितनी मेहनत करी हुई होती है फिर वो वेस्ट हो जाती है। तो वी वुड सजेस्ट कि अगर आप किसी भी चीज के लिए काउंसलिंग से अप्रोच कर रहे हैं, काउंसलर से अप्रोच कर रहे हैं,
सो आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा सा उसको टाइम दें और थोड़ी सी पेशेंस रखें. ओके, सो इज देयर एनीवन हु वुड लाइक टू आस्क एनीथिंग? आप में से अगर किसी आपका को कोई भी कुछ. क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में हमें लिख के बता सकते हो। कोई भी किसी भी पेरेंट को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, आज के वेबिनार से रिलेटेड कुछ पूछना हो, या फिर और कोई पर्सनल कुछ डाउट हो, तो आप हमें चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वी वुड बी रेडी टू आंसर। और तब तक लेट मी टेल यू कि हमारा नेक्स्ट वेबिनार है, वो होने वाला है ग्रोथ और डेवलपमेंट इन टोडलर्स में। कि हमें क्या होता है, मैं एज ए पेरेंट, हमें बहुत सारी चीजें डाउट में होते हैं हम, कि मेरा बच्चा है वो उसकी ग्रोथ सही हो तो रही है क्या, उसका डेवलपमेंट सही है क्या उसकी एज के अकॉर्डिंग। और जब हम उस डेवलपमेंट, उस पर्टिकुलर एज को समझेंगे, तभी हमारे लिए ये इजी होगा कि कहीं कोई भी अगर मान लो प्रॉब्लम आती है, कोई एबनॉर्मलिटी आती है, तो हम उसको समझ पाए, आइडेंटिफाई कर पाए। और इसके लिए बहुत जरूरी है हमारा हर चीज को समझना, डेवलपमेंट को समझना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए आई वुड रिक्वेस्ट कि नेक्स्ट संडे को 15 सितंबर को आप अभी से अपना कैलेंडर है वो बुक करके रखो। अभी से अपने कैलेंडर में मार्क कर लो कि 15 सितंबर को मुझे वेबिनार है वो अटेंड करना है। ओके, सीमा मैम का क्वेश्चन है, व्हाई चिल्ड्रन शुड यूज सोशल मीडिया। आई नेवर सेड कि चिल्ड्रन को, जो चाइल्ड है उसको सोशल मीडिया यूज करना है, डेफिनेटली नो। यहाँ पे हमें समझना है कि दो अलग अलग कैटेगरीज हैं। हम चिल्ड्रन उन लोगों को बोलते हैं जो हम कह सकते हैं मैक्सिमम 13 to 14 ईयर्स की जो एज है, उस एज ग्रुप में होते हैं, उन्हें हम डेफिनेटली चिल्ड्रन की कैटेगरी में रखते हैं। एंड आई डू नॉट एट ऑल सपोर्ट कि उन बच्चों को हम सोशल मीडिया पे लेके आए या फिर उन्हें सोशल मीडिया यूज करना चाहिए, डेफिनेटली नॉट। वी आर टॉकिंग अबाउट टीनेजर्स। टीनेजर्स हैं, जैसे मान लो 11th 12th के बच्चे हैं, और जो कॉलेज वाले बच्चे हैं, दे विल श्योरली यूज सोशल मीडिया। और आज के टाइम पे उनके जो फ्रेंड्स हैं, उनके जो कह सकते हैं एक्सपोजर है, वो सोशल मीडिया पे उन्हें मिलता है। आई पर्सनली नो, मैं बहुत सारे बच्चों को ऐसे जानती हूँ जिन्होंने ऑलरेडी सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दिया। जैसे कुछ बच्चे हैं वो डांस की वीडियोस बनाते हैं, कुछ है वो ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कह सकते कि गेमिंग के चैनल्स उन्होंने बना रखे हैं, कुछ बच्चों ने कंटेंट राइटिंग के चैनल बना रखे हैं। तो बिकॉज दे आर टीनेजर्स, इट्स देयर एक्सपोजर। तो टीनेजर्स डेफिनेटली यूज करेंगे और हमें उन्हें सपोर्ट करना है, सही गलत उन्हें समझाना है, बट हम उन्हें मना नहीं कर सकते। बट आई डू नॉट सपोर्ट कि आप छोटे बच्चों को, जो 10 11 साल के बच्चे हैं, उन्हें हमें सोशल मीडिया नहीं चलाना, उनको अभी नीड नहीं है, और उनका जो कम्युनिकेशन का तरीका है वो भी अलग है। तो इस उम्र में हमें उन्हें सोशल मीडिया पे हम रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। एक श्वेता मैम का क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया, वी डू नॉट हैव एनी कंट्रोल ऑन द appearing content, so how to give them access? It depends. Again, as I said, छोटे बच्चों को 11 12 साल तक तो you can restrict them to not use social media, and then अगर आपके बच्चे टीनेजर्स हैं या फिर ये जो बॉर्डर लाइन वाले हैं कि हाँ अभी टीनेज में नहीं गए या फिर उन्हें समझ नहीं आ रहा, तो वी कैन यूज सम पेरेंटल कंट्रोल एप्स। बहुत सारे ऐसे एप्स आते हैं जो आप अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हो, और आप ट्रैक रख सकते हो कि आपका बच्चा किस तरीके का कंटेंट कंज्यूम कर रहा है। और जो किड्स वाले जैसे यूट्यूब है, उसमें किड्स का अलग से प्रोफाइल होती है, उस पे कोई भी अनवांटेड कंटेंट नहीं अपीयर होता, हमेशा किड्स के अकॉर्डिंग ही कंटेंट अपीयर होता है। तो वो आप उस प्रोफाइल को स्विच कर सकते हो। आई वुड सजेस्ट कि हर पेरेंट को ऐसा करना चाहिए। अगर आपका फोन आपके बच्चे लेते हैं, तो आप हमेशा किड्स वाली प्रोफाइल को ऑन करके रखें, ताकि कुछ भी अनवांटेड जो कंटेंट है वो अपीयर ना हो। इफ एनीबडी हैव एनी अदर क्वेश्चन, तो यू कैन आस्क। अदरवाइज आई वुड सजेस्ट कि आप हमारी जो पेरेंटिंग कम्युनिटी है उसे ज्वाइन करो, हम इस तरीके की चीजें उस पर शेयर करते रहते हैं।
और वेबिनार का जो नेक्स्ट वेबिनार होने वाला है या फिर कुछ एक्स्ट्रा कुछ भी इंफॉर्मेशन है, दैट ऑल्सो वी शेयर ऑन आवर कम्युनिटी. आई वुड रिक्वेस्ट टेक्निकल टीम टू पेस्ट द लिंक ऑफ द कम्युनिटी. यहाँ पे आपको कम्युनिटी का लिंक दिख रहा होगा, आप ये लिंक कॉपी कर सकते हैं ज्वाइन करके, और अपने रिलेटिव्स में, अपने जो नोन है, जो पेरेंट्स है, उनके साथ में शेयर कर सकते हैं. दूसरा, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप एक बार हमारा सोशल मीडिया चैनल विजिट करें. वहां पे मोस्टली जो कंटेंट हमारा बनता है वो हमारे स्कूल के बच्चे बनाते हैं. जैसे जिन बच्चों को वीडियो एडिटिंग में आगे जाना है, या फिर जिन बच्चों को कह सकते हैं कि कंटेंट राइटिंग में जाना है, जो इस सब चीजों में करियर बनाना चाहते हैं, वो बच्चे कंटेंट करते हैं. तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप हमारा सोशल मीडिया जो प्रोफाइल है उसको जरूर विजिट करें. आई वुड रिक्वेस्ट टेक्निकल टीम टू पेस्ट द लिंक सोशल मीडिया का. अच्छा, एक पेरेंट्स का क्वेश्चन है कि बच्चों को किस तरह की डांटना चाहिए और किस तरह की गलतियों पर थप्पड़ लगाना चाहिए. आई डू नॉट सपोर्ट कि उन्हें फिजिकली हमें पनिश करने की जरूरत है. आपको बच्चों को थप्पड़ नहीं लगाना है, ये आप रूल बना लो कि आपको बच्चों को थप्पड़ नहीं लगाना है, ये उनके लिए हार्मफुल है. और बच्चे हैं वो आपसे दूर हो जाएंगे अगर आप उनको फिजिकली पनिश करोगे. तो इंस्टेड ऑफ दैट आप उनसे कम्युनिकेट करो, आप उनसे बात करो, उनका पॉइंट ऑफ व्यू पहले सुनो, और फिर उसको सही बताने की कोशिश करो. बिना सुने अगर हम उन्हें डायरेक्ट, मैं जानती हूँ कि हमें पता होता है, हम सेंस कर लेते हैं कि ये सही है या गलत, लेकिन स्टिल वी डू नॉट नीड टू जंप टू द कंक्लूजन. हमें पता है, फिर भी हमें जंप नहीं करना, हमें बस उन्हें सुनना है फर्स्ट. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. There is another question. Should 15 to 16 old year child use social media? आप लिमिट कर सकते हो. उसको अगर एक्सप्लोर करना है, यू कैन अलाउ द चाइल्ड टू यूज द सोशल मीडिया. आप उसको थोड़ा लिमिटेशंस में यूज कर सकते हो, टाइम फिक्स कर सकते हो इस तरीके से. और अगर आपको लगता है कि अभी उसकी एज नहीं है फोटोज वगैरह अपलोड करने की, तो आप थोड़ा सा लिमिटेशंस लगा सकते हो. लेकिन आपको पूरा उसका एक्सपोजर वो कट ऑफ नहीं करना है, क्योंकि वो एक्सप्लोर करेगा. 12-year-old child can use social media. uh, यहाँ पे अगेन आई वुड से कि बहुत लिमिटेड एक्सपोजर देना है. 12 साल का बच्चा है, वो अभी तक प्रॉपर, अभी वो उसकी जो हम बोल सकते हैं प्यूबर्टी भी हिट करेगी, तो वो बहुत सारे अनवांटेड कंटेंट भी कंज्यूम कर सकता है. तो वहां पे हमें लिमिटेशंस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है. वो थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर तो वो लेगा. अगर आप उसको रेस्ट्रिक्ट करोगे तो वो फिर आपको बिना बताए लेगा. ऐसा होता है, बच्चे छुपा लेते हैं और छुपके छुपके करते हैं वो सारी चीजें. तो इससे अच्छा है कि हमें पता रहे. और अगर उसे छुपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो हम उस पर एक ट्रैक रख सकते हैं कि वो क्या कर रहा है सोशल मीडिया पे. वरना बच्चे करते हैं वो दोस्तों के फोन से करेंगे, वो आपको बताएंगे ही नहीं कि उनकी सोशल मीडिया आईडी क्या है, वो आपको ब्लॉक कर देंगे. इस तरीके की चीजें, बच्चे काफी एडवांस होते हैं, वो आगे का सोचते हैं और अलग तरीके से काम करते हैं. तो इससे अच्छा है कि वो छुपाए नहीं और हमें पता रहे, वो ज्यादा बेटर है, ताकि कभी भी कोई हमें लगे कि वो प्रॉब्लम में है या फिर कुछ गलती कर सकता है तो हम तुरंत उसको संभाल सके. वरना हमें पता ही नहीं होगा तो हम संभालेंगे कैसे. इज देयर एनी अदर क्वेश्चन? आई होप कि मैं आपकी क्वेश्चंस का आंसर कर पाई. एंड आई वुड लाइक टू नो कि आप सभी को ये जो आज हमने बात करी, वो क्या आप रेजोनेट कर पाए उसके साथ में? क्या आपको ये चीज समझ में आई और आपने कुछ नया सीखा? तो यू कैन शेयर योर फीडबैक विद अस. ओके, सो आप, आई होप कि आपने अपना कैलेंडर पे मार्क कर लिया कि नेक्स्ट वेबिनार हमारा 15 को होने वाला है. अगेन सेम टाइम सेम लिंक, आपको सेम लिंक पे रहेगा. तो आप अगर किसी और को शेयर करना चाहते हो लिंक, जिनको वेबिनार अटेंड करना चाहिए, तो आप एडवांस में भी शेयर कर सकते हो. देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट. सो आई होप टू सी यू ऑल इन द नेक्स्ट
वेबिनार, एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि आप अपने रिलेटिव्स को और दूसरे जो पेरेंट्स आपके आसपास उन लोगों को भी लेके आएंगे, एज वी ऑलवेज डू. So thank you so much for being with us, and thank you for being the very uh, active parent, and it is so good to see you all. Thank you, Krishna ma'am. Thank you, Shweta ma'am. Thank you everyone for appreciation. Can't wait to see you on next Sunday. By the time, please take care and have fun, of course.